हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश कुमार है और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 10th क्लास की साइंस बुक का चैप्टर 1 पर बेस सेकंड लेक्चर, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें मैंने आपको केमिकल इक्वेशन के बारे में बताया था, केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते उसके बारे में बताया था, उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे जो केमिकल रिएक्शन होती है उसके दौरान जो केमिकल इक्वेशन बनती है, उस केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं। तो देखते हैं हम इसके बारे में। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडी इन क्लास 9th। उस कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में तो आप जानते होंगे, जिसके बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। क्या होता है देखते हैं। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। जो मास होता है वो ना तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान। यानी कि जब केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है तो जितना मास रिएक्टेंट का रहता है उतना ही मास प्रोडक्ट का रहता है। ना उसमें ज़्यादा बढ़ता है ना ही घटता है, ना उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होता है यानी कि इंक्रीमेंट होता है, ना ही डिक्रीमेंट होता है। दैट इज़ द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। जो एलिमेंट प्रोडक्ट में प्रेजेंट होते हैं उनका जो टोटल मास होता है वो इक्वल होता है, हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान जितने एलिमेंट प्रोडक्ट में प्रेजेंट होते हैं उनका टोटल मास बराबर होता है जितने एलिमेंट रिएक्टेंट में प्रेजेंट होते हैं उनके टोटल मास के। इन अदर वर्ड, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम। दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं कि जो रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, किसी भी एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं वो बराबर होते हैं किसमें, बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन। नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट पास करते हैं यानी कि पार्टिसिपेट करते हैं उनके जो एटम होते हैं वो बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन क्या होते हैं, सेम होते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता। Hence we need to balance a skeletal chemical reaction। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है केमिकल रिएक्शन के एक स्केलेटल बनाने के लिए, स्केच बनाने के लिए, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन की स्ट्रक्चर बनाने की हमें ज़रूरत पड़ती है। इज़ द केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस। क्या केमिकल इक्वेशन जो 1.2 है वो बैलेंस है, जो हमने पीछे देखी थी जिसमें हमने Mg को O2 के साथ रिएक्शन करा के क्या बनाया था, MgO बनाया था, ठीक है। लेट अस लर्न अबाउट बैलेंस का केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। अब हम पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं और उसके स्टेप बाय स्टेप बैलेंस के बारे में। द वर्ड इक्वेशन फॉर द एक्टिविटी 1.3 में भी रिप्रेजेंटेड है। जो हमने 1.3 एक्टिविटी की थी उसमें जो केमिकल रिएक्शन हो रही थी वो आपको यहाँ पे दिखाई गई है। उसमें क्या था, आपने सल्फ्यूरिक एसिड लिया था, उसमें जिंक को ऐड किया था तो क्या हुआ था, जिंक सल्फेट बना था, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी। उसकी केमिकल इक्वेशन यहाँ पे दिखाई गई है। आप देख सकते हो जिंक को किसके साथ रिएक्ट किया गया, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया गया एज अ रिएक्टेंट है। यहाँ पे जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो हाइड्रोजन एज अ गैस निकलती है बाहर और प्रोडक्ट के रूप में जिंक सल्फेट मिल जाता है। तो ये क्या होते हैं, टोटल प्रोडक्ट होते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, इनको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना होगा, इनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना होगा। द अबव वर्ड इक्वेशन मे बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। जो अबव वर्ड इक्वेशन दे रखी है इसको हम किससे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। जिंक को Zn, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4, जिंक सल्फेट को ZnSO4 और हाइड्रोजन को H2। तो देखेंगे बेटा यहाँ पर कि जो रिएक्टेंट के एलिमेंट प्रेजेंट है क्या उनके एटम हैं वो इक्वल होंगे जो प्रोडक्ट में एलिमेंट प्रेजेंट है उनके एटम के। देखते हैं। लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन बोथ साइड। हम एग्जामिन करेंगे डिफरेंट एलिमेंट के एटमों को बोथ साइड में एरो के। देखिए यहाँ पर जो एलिमेंट Zn है उसके नंबर ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट साइड, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ एटम जो रिएक्टेंट में प्रेजेंट है, नंबर ऑफ एटम जो प्रोडक्ट में प्रेजेंट है, यानी कि RHS में और LHS में। जिंक के जो रिएक्टेंट में प्रेजेंट है वो कितने हैं, 1 है, प्रोडक्ट में कितने हैं, 1 है। H के रिएक्टेंट में कितने हैं, 2 है, प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 हैं। सल्फर के रिएक्टेंट में कितने हैं, 1 है और प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में कितने हैं, 4 हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं, 4 हैं। तो इसका मतलब क्या है, दोनों तरफ
विभिन्न एलिमेंट के, डिफरेंट एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम है वो बराबर हैं। इसका मतलब क्या है, ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसका मतलब क्या है, ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, एज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ द एरो। जैसे प्रत्येक एलिमेंट के जो एटम बोथ साइड ऑफ एरो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो वो क्या कहलाती है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाती है। अगर एरो के दोनों साइड में जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनके प्रत्येक एलिमेंट के जो एटम है वो अगर बराबर हैं तो वो इक्वेशन कैसी कहलाएगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। अब हम देखते हैं आगे, लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब हम ट्राई करेंगे इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके। कैसे ट्राई करेंगे, इसके विभिन्न स्टेप देखेंगे कि बैलेंस कैसे होती है। विभिन्न स्टेप के फॉलो करने के बाद देखते हैं। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन देखिए, यहाँ पे दे रखी है कि यहाँ पे Fe मतलब आयरन की रिएक्शन H2O के साथ कराइए, मतलब वाटर के साथ कराइए, तो Fe और H2 क्या हो जाएंगे, रिएक्टेंट हो जाएंगे। तो प्रोडक्ट हमारे क्या बनते हैं, Fe3O4 और H2 बनते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे प्रोडक्ट हो जाएंगे। अब हम देखेंगे क्या ये जो केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। देखते हैं यहाँ पे जो रिएक्टेंट की साइड में आयरन के कितने आइटम है, 1 है। प्रोडक्ट की साइड में कितने आयरन के, 3 हैं। और H के कितने, इधर H के कितने हैं, रिएक्टेंट में 2 हैं, प्रोडक्ट में 2 हैं, यानी कि H के बैलेंस है। O के रिएक्टेंट में कितने, 1 है, और प्रोडक्ट में कितने, 4 हैं। इसका मतलब ये रिएक्शन इक्वेशन जो है, ये केमिकल इक्वेशन है, ये बैलेंस नहीं है। इसको हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है। क्यों बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कराना है। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास कहता है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो मास बढ़ता है और ना ही घटता है, या नंबर ऑफ एटम ना तो बढ़ते हैं ना ही घटते हैं। वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के हमेशा सेम रहते हैं। तो रिएक्शन से पहले या बाद में क्या रहते हैं, हमेशा सेम रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब आइए स्टेप 1 टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट स्टेप में देखेंगे बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं। टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट ड्रॉप बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला। आपको क्या करना है, प्रत्येक फॉर्मूले के अराउंड एक बॉक्स बना देना है। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स, और बॉक्स के अंदर कुछ चेंज नहीं करना। वाइल द बैलेंसिंग इक्वेशन, जब हम इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। अब देखो सेकंड स्टेप में क्या करता है, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। आपको क्या करना है, जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उनके एटम को लिस्ट कर लेना है। जैसे एलिमेंट कौन कौन से प्रेजेंट है इस इक्वेशन में, एक तो आयरन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। उसके एटम लिख लेंगे रिएक्टेंट के साइड में और प्रोडक्ट के साइड में। तो हम फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट LHS, नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट इन RHS। यहाँ पे हम RHS के एटम के बारे में लिख लेंगे, यहाँ पे LHS के एटम लिख लेंगे। तो देखेंगे जो आयरन के LHS मतलब रिएक्टेंट में जो एटम वो कितने, 1 है, जबकि प्रोडक्ट में कितने, 3 हैं। हाइड्रोजन के LHS मतलब रिएक्टेंट में कितने, 2 हैं, जबकि प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पे O देखेंगे, O के कितने रिएक्टेंट में, 1, और प्रोडक्ट में कितने, 4। तो इसका मतलब क्या है, ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। यानी कि फर्स्ट स्टेप में क्या किया, हमने बॉक्स बनाए प्रत्येक फॉर्मूले की चारों ओर, और सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, डिफरेंट एलिमेंट लिखे और उनके एटम लिखे रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में कितने कितने प्रेजेंट हैं। थर्ड स्टेप देखते हैं बेटा। थर्ड स्टेप क्या है, इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। ये जरूरी होता है कि हम बैलेंसिंग स्टार्ट करें किसी भी इक्वेशन की उस कंपाउंड से जिसमें नंबर ऑफ एटम क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। नंबर ऑफ एटम क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। इट में भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट भी हो सकता है और प्रोडक्ट भी हो सकता है, ये रिएक्टेंट भी हो सकता है और प्रोडक्ट भी हो सकता है। इन द कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, और कंपाउंड में हमें उसे सेलेक्ट करना है जिसमें कितना हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हो। उस एलिमेंट को चुनना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हो। यूजिंग दिस क्राइटेरिया वी सेलेक्ट Fe3O4। इसके लिए हम किसको सेलेक्ट करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे Fe3O4 का, क्योंकि ये जो ऐसा कंपाउंड है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, और ये कहाँ पड़ता है, प्रोडक्ट साइड में पड़ता है। और इसमें भी हम किसको चूज करेंगे, ऑक्सीजन को चूज करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के सबसे ज़्यादा एटम प्रेजेंट है। एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट, देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम ऑन RHS एंड 1 ऑन LHS। यहाँ पे क्या है, जो ऑक्सीजन के एटम है वो RHS में 4 हैं और LHS में कितने, सिर्फ 1 है। टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम, अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन जो एटम है उसको बैलेंस करेंगे। देखिए तो कैसे करेंगे,
नंबर एटम ऑफ ऑक्सीजन इनिशियल पहले इन द रिएक्टर में H2O किसकी फॉर्म में प्रेजेंट था, H2O की फॉर्म में प्रेजेंट था। इन प्रोडक्ट में Fe3O4 की फॉर्म में प्रेजेंट था। इसमें कितने थे, 1 थे, इसमें कितने थे, 4 थे, ठीक है। टू बैलेंस, जब बैलेंस करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, H2O में किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि हमें ऑक्सीजन के 4 बनाने, रिएक्टर में इनिशियली कितने 1 है, तो कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 1 में, 4 की मल्टीप्लाई, जब भी तो 4 होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, H2O में 1 के साथ 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 4 है तो इसको हम 4 ही रहने देंगे, फाइनल 4 ही रहने देंगे। और यहाँ पे दोनों देखेंगे क्या होगा, बैलेंस हो गया। टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम इट मस्ट बी रिमेंबर दैट वी कैन नॉट अल्टर द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। जब हम किसी भी नंबर ऑफ एटम को बैलेंस करते हैं या इक्वलाइज करते हैं तो ये हमेशा हमें याद रखना है कि फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड को चेंज नहीं करना है। और एलिमेंट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, और जो एलिमेंट इन्वॉल्व हुए रिएक्शन में उनको भी चेंज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम वी कैन पुट कोफिशिएंट 4 एज H2O। इस एग्जाम्पल में हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम कोफिशिएंट रखेंगे H2O का 4। जब हम कोफिशिएंट रखेंगे H2O का 4 तो यहाँ पे O के भी, O के कितने हो जाएंगे, 4 एटम हो जाएंगे। नॉट H2O2, इसे हमें जब हम ऐसे रख देंगे तो इसको H2O4 नहीं रखना है, इसको हमें ना ऐसे रखना है H2O का होल 4, यही दोनों रॉन्ग वे होना है। पर हम रखेंगे कैसे, इस तरीके से जो ये रखा हुआ है, ठीक है। नाउ द पार्शली बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब पार्शली बैलेंस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, हमने क्या बैलेंस कर लिया, ऑक्सीजन के एटम बैलेंस कर लिए, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें बस H2 के आगे कोफिशिएंट 4 लगा देंगे, यहाँ से हमारा ऑक्सीजन का मामला है वो बैलेंस हो गया। इसको हम पार्शली बैलेंस इक्वेशन कहेंगे, क्यों कहेंगे, ये कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें अभी कुछ और एटम प्रेजेंट है जो अनबैलेंस्ड कंडीशन में है। अब 4 देखते हैं। आयरन एंड हाइड्रोजन एटम आर स्टिल नॉन बैलेंस। यहाँ पे आयरन के एटम और हाइड्रोजन के एटम अभी बैलेंस नहीं है। पिक एनी ऑफ दीज एलिमेंट टू प्रोसीड फर्दर। इनमें से कोई सा भी एलिमेंट हम ले लेंगे आगे फर्दर प्रोसीड करने के लिए। लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन एटम इन द पार्शली बैलेंस्ड इक्वेशन। अब हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन एटम को पार्शली केमिकल इक्वेशन में बैलेंस करने के लिए। टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ H एटम, अगर हम H एटम को बैलेंस करना चाहते हैं, मेक द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एज 4 ऑन द राइट हैंड साइड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं प्रोडक्ट साइड में, मतलब राइट हैंड साइड में, उसको क्या करना पड़ेगा, 4 टाइम करना पड़ेगा। कितना करने का, 4 टाइम करना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में जो इस समय जो हाइड्रोजन के एटम हैं वो कितने हैं, 8 हैं। कितने हैं, 8 हैं, जबकि प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 2 हैं। तो हमें बैलेंस करने के लिए 2 में किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जब भी तो 8 के बराबर आएगा। हाँ, तो इनिशियली कितने, इतने, और प्रोडक्ट में कितने, इतने, रिएक्टर में कितने, इतने। जब बैलेंस कर लेंगे तो रिएक्टर में भी 8 हो जाएंगे और प्रोडक्ट में भी 8 हो जाएंगे जब 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, आयरन के ऐसे लिखो 4 इसके साथ 3 और यहाँ पे 4 लग जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे कि जो ऑक्सीजन के हैं वो भी बैलेंस हो गए और हाइड्रोजन के हैं वो भी बैलेंस हो गए। बचा हमारा क्या, आयरन। अब हम किसको देखेंगे, आयरन को बैलेंस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, एग्जामिन द अबव इक्वेशन। अबव इक्वेशन को एग्जामिन करो। पिकअप द थर्ड एलिमेंट विच इज़ नॉट बैलेंस, और उस एलिमेंट को ले लो जो बैलेंस नहीं है। यू फाइंड दैट ओनली 1 एलिमेंट इज लेफ्ट टू बी बैलेंस अनबैलेंस। जो यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट बचता है जो अनबैलेंस है, दैट इज आयरन। वो क्या है, आयरन। देखिए आयरन के एटम देखते हैं कितने कितने एटम्स ऑफ आयरन। इनिशियल केस में कितने हैं, रिएक्टेंट में 1 है सिर्फ, और प्रोडक्ट में 3 है। तो हमें बैलेंस करेंगे, जब बैलेंस करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, यानी दोनों तरफ एटम बराबर करने पड़ेंगे। इधर 3 है प्रोडक्ट साइड में तो रिएक्टेंट में 3 करने पड़ेंगे। 3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 के साथ 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें आयरन का कोफिशिएंट कितना बनाना है, 3 बनाना है। और 3 कैसे बनेगा, जब हम 1 में 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आयरन का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 3, मतलब रिएक्टेंट के साइड में आयरन के जो एटम हो जाएंगे वो हो जाएंगे 3। टू इक्वलाइज आयरन, आयरन को इक्वलाइज करने के लिए वी टेक 3 एटम ऑफ आयरन ऑन LHS साइड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आयरन के 3 एटम लेने पड़ेंगे LHS साइड में उसको बैलेंस करने के लिए। नाउ द इक्वेशन बिकेम दिस, नाउ द इक्वेशन बिकेम दिस। इसमें आप देखोगे आयरन के एटम 3 हैं LHS में, तो आयरन के एटम 3 हैं
RHS में। हाइड्रोजन के एटम 8 हैं LHS में, तो हाइड्रोजन के एटम 8 हैं RHS में। ऑक्सीजन के एटम 4 हैं LHS में, तो ऑक्सीजन के एटम कितने 4 हैं RHS में। यहाँ से आप देखोगे जो इक्वेशन है वो क्या होगी, कंप्लीटली बैलेंस्ड होगी। फाइनली टू चेक द करेक्शन ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, फाइनल में अगर हम चेक करना चाहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन को, वी काउंट एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे प्रत्येक एलिमेंट के एटम को काउंट करेंगे बोथ साइड में। जैसे देखें आयरन के 3, यहाँ पे भी आयरन के 3, ऑक्सीजन के 4, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 4, हाइड्रोजन के 8, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 8। द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, जो एलिमेंट है बोथ साइड में उनके जो एटम हैं वो आर क्या हैं, इक्वल हैं सारे। दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस, जो ये इक्वेशन ऑब्टेन की है ये क्या हमारी बैलेंस है। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग इक्वेशन, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन का हिट एंड ट्रायल मेथड, जिस तरीके से हमने इस इक्वेशन को बैलेंस करा है इस तरीके को हम क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। एज वी मेक ट्रायल्स टू बैलेंस द इक्वेशन, यहाँ पे हम ट्रायल्स लेते हैं, ट्रायल्स क्रिएट करते हैं किसको, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, बाय यूजिंग स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट, जिसमें हम किसका यूज़ करते हैं, स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टेप 7 पे क्या करते हैं, राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट, हम एलिमेंट जो प्रेजेंट में हैं कहाँ पे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के तौर पर उनकी फिजिकल स्टेट भी इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, क्या करेंगे उसमें दिखाएंगे। केयरफुली एग्जामिन द अबव केमिकल इक्वेशन 1.9, केयरफुली एग्जामिन करो इस इक्वेशन को जो 1.9 है। डज दिस इक्वेशन टेल अस अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट प्रोडक्ट, क्या ये इक्वेशन हमें बताती है प्रत्येक रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट के बारे में। फिजिकल स्टेट के बारे में मतलब है वो गैसेस स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है या सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। नो इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन इन दिस इक्वेशन अबाउट द फिजिकल स्टेट, यहाँ से हमें कुछ पता नहीं चलता उनकी फिजिकल स्टेट के बारे में। टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, अगर हम केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना चाहते हैं, इन्फॉर्मेटिव मतलब वो इक्वेशन जो हमें और अधिक जानकारी दे, किसके बारे में, इक्वेशन रिएक्शन के बारे में। द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर मेंशन अलॉन्ग विद देयर केमिकल फॉर्मूला, तो हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के केमिकल फॉर्मूला के साथ साथ हमें उसकी फिजिकल स्टेट को भी मेंशन करना होगा। द गैसियस लिक्विड एंड एक्वस सॉलिड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर टू बी रिप्रेजेंट बाय द, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की गैसियस स्टेट को, लिक्विड स्टेट को, एक्वस स्टेट को, सॉलिड स्टेट को, रिएक्टेंट प्रोडक्ट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जी से, गैसेस स्टेट को एल से, लिक्विड स्टेट को एक्यू से, एक्वस स्टेट को एस से, सॉलिड स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है बेटा। द वर्ड इक्वेशन इज रिटन, the word aqueous is written if the reactant or product is present as a solution in water। the word aqueous, जो aqueous word है वो हम कब यूज़ करेंगे, वो हम जब यूज़ करेंगे जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो वाटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, किस में प्रेजेंट है, वाटर के सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है, अन्यथा हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। द बैलेंस इक्वेशन बिकेम आयरन 3, ये कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट, तो इसको लिए क्या लिख दिया एस। जो H2 है वो कौन से प्रेजेंट पे है, स्टेट में प्रेजेंट है, लिक्विड में, तो इसको सॉरी गैसेस स्टेट में प्रेजेंट है, इसको क्या लिखते हैं जी। जो Fe3O4 है ये कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है, एस में प्रेजेंट है, मतलब सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, तो इसके लिए एस लिखा है। और हाइड्रोजन कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है, गैसेस स्टेट में प्रेजेंट है, तो इसके लिए क्या लिखा है, जी लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नोट द सिंबल जी इज यूज्ड विद H2 टू indicate that in this reaction water is in the form of steam। यहाँ पे जी जो सिंबल यूज़ किया गया है किसके साथ, H2 के साथ, ये इंडिकेट करता है जो वाटर यहाँ पे यूज़ की गई है वो किसकी फॉर्म में, गैसियस फॉर्म नहीं या स्ट्रीम फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। यूजली फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूडेड इन द केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। यूजली देखा गया कि जो फिजिकल स्टेट है वो केमिकल इक्वेशन में इंक्लूडेड नहीं की जाती, अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई, और जबकि देखा जाए तो ये बहुत ज़रूरी होती है किसी भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट को शो करने के लिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में। समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेट अबव और बिलो द एरो इन द रिएक्शन। कुछ टाइम पे ये भी ज़रूरत पड़ती है कि हम टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट
ये जो कंडीशन हुई टेम्परेचर के, प्रेशर की, कैटलिस्ट की, उनको भी मेंशन करने की जरूरत पड़ती है। कहाँ पे? एरो के ऊपर या नीचे, किसमें? बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। ठीक है बेटा। CO और H2O ये बना रहे हैं जब CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन के साथ रिएक्टर क्या बनाना है? CH3OH। CH3OH का मतलब है मेथनॉल। क्या बनाना? मेथनॉल। कितने इसके लिए रिएक्शन कंडीशन दे रखी है यहाँ पे, जो ये रिएक्शन पूरी बैलेंस है, ये क्या पूरी बैलेंस है। और इसमें एक रिएक्शन कंडीशन दे रखी है कि प्रेशर को बताया गया, प्रेशर कितना लिया गया है? 348 km, 348 km प्रेशर लिया गया है। ठीक है। और नेक्स्ट इक्वेशन जो इस तरीके की शो कर दी है जिसमें प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट मेंशन है, वो ये वाली इक्वेशन भी दिखाएगी। यहाँ पे क्या दिखाएगा? यहाँ पे CO2 के 6 मॉलिक्यूल मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल H2O के 12 मॉलिक्यूल से साथ रिएक्ट कर रहे हैं, यानी कि 12 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में। तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है C6H12O6 और O2 बनता है, 6 मॉलिक्यूल O2 बनते हैं और 6 मॉलिक्यूल ही किसके बनते हैं? वाटर के बनते हैं। ठीक है। ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, ये फुली बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट के एटम तो बैलेंस ही किए हैं, साथ में रिएक्शन की जो कंडीशन होती है, यानी कि जिसके कारण रिएक्शन हो पा रही है, उनको भी मेंशन किया गया है। एरो के ऊपर आप देख सकते हो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में ये रिएक्शन होती है, उसको भी इसमें मेंशन किया गया है। यूजिंग दिस स्टेप कैन यू बैलेंस द इक्वेशन 1.2 गिवन इन द टेक्स्ट अर्लियर, यानी कि इसी स्टेप के आधार पर जो शुरू में इक्वेशन दी गई थी, कौन सी थी? Mg को O2 के साथ रिएक्शन करने के बाद MgO बन रहा था, उसको क्या आप बैलेंस कर सकते हो? हाँ, हम इस स्टेप को फॉलो करके उस केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये बेटा आपके लिए टास्क है कि 1.2 जो इक्वेशन है किसकी इक्वेशन है, जिसमें हमने मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया था और क्या बन रहा था? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था। उसको आपको बैलेंस करके लिखना है और मुझे कमेंट के माध्यम से बताना है, उसको करके सॉल्व करके कमेंट में उसको लिखना है। ठीक है। आगे बेटा ये क्वेश्चंस है, मैं आपको इन क्वेश्चंस को बाद में बता दूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में इनको सॉल्व करके पूरा प्रॉपर वे में। ठीक है। तब तक आप इस वीडियो को बार बार देखते रहिए। जितना आप बार बार इस वीडियो को देखोगे उतना ही कंसेप्ट आपका इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, यानी कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, वो टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन होती हैं वो कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन होती हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को बेटा बार बार देखिए और बार बार समझने की कोशिश करिए। जब समझोगे तो ये चैप्टर भी आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा और टॉपिक आपके सब क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू बेटा।